एक बार, है ना। मयूरी जी स्लाइड अगर विजिबल है तो थम्स अप करके बता दें। यस, ओके, थैंक यू। मैम था विजिबल है। ओके, यहाँ से हमारी स्लाइड कुंडलिनी की शुरू थी, ठीक है। एक मिनट, हाँ। सॉरी, सो फर्स्ट हमने देखा था कि कुंडलिनी जागरण क्यों किया जाता है और उसका कैसे इफेक्ट होता है। तो वहां बताया गया था कि मन चूंकि एक शक्ति है और एक पदार्थ भी है, तो जब वो भौतिक रूप में होता है तो पदार्थ होता है, और जब सूक्ष्म रूप में होता है तो वो शक्ति होती है। तो जो पदार्थ है उसका अंतिम स्वरूप क्या होता है? ऊर्जा या शक्ति होती है, और ऊर्जा का भौतिक अंतिम स्वरूप क्या होता है? पदार्थ होता है। और इस सेंस में अगर हम देखें तो हम इस ऊर्जा रूपी मन को विकसित भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो हमारी भावनाएं, इच्छाएं हैं, उससे परे भी मन का सूक्ष्म रूप और कारण रूप होता है। प्लीज जिसका माइक म्यूट नहीं है वो कर लें प्लीज। अब इसी को हमने देखा था जब हम कुंडलिनी की बात करते हैं, तो ये जो कुंडलिनी शब्द है या कुंडलिनी जागरण है, ये पूरी प्रोसेस कुंडलिनी योग के अंतर्गत आती है। और कुंडलिनी योग एक तांत्रिक परंपरा का अंग है, और ये परंपरा कहती है कि मन का विस्तार किया जाता है। काल, स्थान और पदार्थ के अनुसार एक अनुभव हो सकता है, लेकिन उसी समय काल, स्थान और पदार्थ से परे भी एक अनुभव मन में हो सकता है। और तांत्रिक ग्रंथों में जो कुंडलिनी शक्ति होती है उसे आदि शक्ति माना है, और वहीं जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसमें अचेतन शक्ति से माना गया है। अब ये कुंडलिनी का जो निवास है वो मूलाधार चक्र पर रहता है। यहाँ मूलाधार चक्र की पोजीशन बताई है कि उसकी लोकेशन क्या है। मेल में ये पेरिनियम और एनस के बीच में होता है, फीमेल में यह सर्विक्स या गर्भाशय ग्रीवा पर होता है। और योग के अकॉर्डिंग ये रुद्र सबसे ऊपर, विष्णु चेस्ट के पास, और जो सबसे निचली ग्रंथि ब्रह्मा ग्रंथि है उसके पास ये स्थित होता है। फिर कुंडलिनी में कुंडल का अर्थ होता है घेरा बनाए हुए या कोई गहरा स्थान या गड्ढा। तो अगर हम हवन के लिए देखें तो उसके लिए भी एक गहरा गड्ढा ही यूज होता है। और यदि इसी तरह हम स्कल को शेप देखें तो वो भी एक गहरे गड्ढे की भांति होता है, और उसके अंदर जो ब्रेन होता है उसके जो फोल्ड्स होते हैं वो एक स्नेक या सर्प के समान दिखाई देते हैं। कुंडलिनी यदि नियंत्रित रूप में जागृत होती है तो वो दुर्गा का रूप होती है, जो कि बहुत सुंदर है। उनके गले में जो नरमुंड है वो संस्कृत की वर्णमाला के 52 वर्ण का प्रतीक है, और जो नाद के रूप में शब्द ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है। और अगर ये अनियंत्रित रूप से कुंडलिनी
जागृत होती है तो ये काली का रूप ले लेती है, जो कि अनियंत्रित है, विकराल शक्ति है और जिसको नियंत्रण करना सभी के वश में नहीं होता है। इसका जो सिंबल है कुंडलिनी का, ये ज्यादातर सर्प से लिया जाता है और ये सर्प जो है ये उच्च चेतना की स्थिति को दर्शाने का प्रतीक है और ये मनुष्य के अचेतन मन को भी प्रकट करता है। ऐसा कहा जाता है कि कुंडलिनी जो है मूलाधार चक्र में शिवलिंग के चारों ओर 3.5 कुंडलिनी का फेरा लगा के और मुंह नीचे की ओर करके निष्क्रिय अवस्था में रहती है। तो ये जो 3.5 कुंडलिनी है उसका ओम की 3 मात्राएं भूत वर्तमान भविष्य का प्रतीक है। 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण का, चेतना की 3 अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तो इस तरह से ये जो 3 कुंडलिनी मारे हुए हैं, ये 3 कुंडली जीवन और जीव तत्व का प्रतीक होती हैं और जो बची हुई आधी है तो ये उस स्थिति का प्रतीक है कि वहां पर ना जागृत है, ना सुषुप्त है, ना स्वप्न है। तो समस्त जगत के अनुभवों को ये 3.5 जो कुंडल होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं मानव के साथ शुरू में कि जिनका उसे कोई अनुभव नहीं होता है या उसको वो एक चमत्कार की तरह महसूस होती हैं कि जैसे अचानक कोई व्यक्ति बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है तो कोई बहुत अच्छा गायक होता है, कोई बहुत अच्छा योद्धा होता है तो कोई बहुत अच्छा कवि होता है, एक व्यक्ति बहुत अमीर होता है, दूसरा बहुत गरीब होता है, एक पूरी तरह लंबे समय तक स्वस्थ होता है तो दूसरा यंग अवस्था में भी बीमार होता है। तो ये सारे जो विविधताएं हैं इनका कारण मनुष्य ने समझने के लिए बहुत प्रयत्न किए और जो कि आज तक करता आ रहा है। तब उन्होंने ये कुंडलिनी को खोजा और इसमें जो शक्तियां हैं उसे प्राण और प्राण शक्ति का नाम दिया गया और ये प्राण शक्ति के हिसाब से ही उस व्यक्ति में विविध विविध विशिष्टताएं रहती हैं। तो जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और ये सारे अगर नियंत्रित है तो ये सारे जो नियंत्रित चेंजेस हैं ये सकारात्मक होंगे और अगर वही कुंडलिनी अनियंत्रित जागृत हुई है तो ये जो परिवर्तन है ये नकारात्मक होंगे। इसमें जब भी ये सकारात्मक या नकारात्मक कोई भी तरह के परिवर्तन होंगे तो इसमें जितनी भी बॉडी में सेल्स हैं वो चार्ज होने लगेंगी और पूरी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। आवाज बदल जाएगी, जो शरीर की एक नेचुरल स्माइल होती है वो चेंज हो जाएगी, उसमें जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं उनमें चेंजेस आ जाएगा। ब्रेन की जो सेल्स हैं वो उसमें जो नर्व्स इम्पल्स होते हैं वो बहुत तेज होने लगेंगे। तो इस तरह से ये बहुत सारे शरीर में चेंजेस आते हैं। कुंडलिनी शक्ति भौतिक शरीर में तो मानी ही जाती है लेकिन उसका जो बेस है या उसकी जो शक्ति है वो सूक्ष्म शरीर का विषय है और लेकिन उसका आवास कारण शरीर में माना जाता है। जहां देश काल और परिस्थिति की धारणा ही लुप्त हो जाती है वहां देश काल और परिस्थिति तीनों चीजें नहीं रहती हैं और ये परम चेतना का प्रतीक होती है, ये जो कुंडलिनी होती है। और जब इसका विकास होता है तो इसमें बहुत सारे जो सूक्ष्म तत्व होते हैं इससे रिलेटेड जैसे अनुभव चिंतन तर्क स्मृति संदेह या अतीन्द्रिय अनुभूति शक्तियों का विकास होना, ये सारी चीजें अपने आप डेवलप होने लगती हैं। अब जो अवचेतन मन में या मूलाधार चक्र में कुंडलिनी है उसकी जागरण मूलाधार से शुरू होता है और एक एक चक्र से होती हुई वो सबसे उच्चतम जो चक्र है सहस्त्रार वहां पहुंचती है और सहस्त्रार के ठीक नीचे ही जो चक्र होता है वो आज्ञा चक्र होता है जिसे थर्ड आई भी कहते हैं और इसका संबंध पीनियल ग्लैंड से होता है और ये जो पीनियल ग्लैंड है ये अंतर अंतः ज्ञान का क्षेत्र होता है और ये एक महत्वपूर्ण चक्र है। यहीं पर जो शरीर की 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं उन तीनों का संगम होता है और वो फिर एक होकर ऊपर सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती हैं
और वहीं पर सहस्त्रार चक्र में परम चेतना के साथ इस शक्ति का मिलन होता है। तो इस तरह हम देखें कि ये ज्ञान की उच्चतम केंद्र तक आज्ञा चक्र के थ्रू पहुंचती है। चक्रों का जो स्थान है वो अगर भौतिक शरीर में देखें तो ऐसा बोला जाता है कि यदि रीढ़ की हड्डी को तिरछा काटें तो उसमें कमल की आकृति में एक सिलेटी रंग का पदार्थ ऊपर नीचे आते जाते हुए दिखता है। ये नाड़ी तंतु होते हैं, वहीं पर चक्रों की लोकेशन मानी गई है। इस पिक्चर में उनको डिस्प्ले भी किया गया है कि वो किस तरह का दिखता है। तो इसमें आप देखिए पेटल्स भी लगभग उतने ही हैं जैसे कि तंत्र के पिक्चर्स में दिखाए गए हैं। फिर जो चक्र है उनकी सूक्ष्म रूप से उपस्थिति जो है वो मानी गई है सुषुम्ना में। तो सुषुम्ना में भी वो चक्र सुषुम्ना के अंदर भी 3 नाड़ियां मानी गई हैं। सुषुम्ना के अंदर वज्रा, फिर उसके अंदर चित्राणी और फिर उसके अंदर ब्रह्म नाड़ी। तो जो सबसे अंदर की ब्रह्म नाड़ी है, यहाँ पर सूक्ष्म रूप से ये चक्र उपस्थित होते हैं या इनकी लोकेशन होती है। ये 3 नाड़ियों के अलावा भी जो और नाड़ियां 10 नाड़ियां प्रमुख मानी गई हैं, जिनमें 3 तो ये हैं, बाकी की 7 कौन है? हस्तजीवा, यशस्विनी, पूसा, आलम्बुषा, कुहू और सांखिनी। नाड़ियों का अर्थ में नाड़ियों में नाड़ी का अर्थ होता है प्रवाह, मतलब पूरी तरह ऊर्जा को शरीर में जो प्रवाहित करते हैं वो नाड़ी होती है। और ये 3 नाड़ी हैं, ये हम बात कर चुके हैं। इसमें ईड़ा मनस शक्ति है, पिंगुला प्राण शक्ति है और सुषुम्ना आत्म शक्ति है। सुषुम्ना तमस का प्रतीक है, वज्रिणी रजस का, चित्रिणी सत्व का और ब्रह्मनाड़ी चेतना का प्रतीक है, जहां पर चक्र रहते हैं। और ये जो नाड़ियां होती हैं ये बहुत ही सूक्ष्म रूप से होती हैं और जिसमें ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो होती है वो मूलाधार से शुरू होती है और स्पाइरल शेप में बार बार अपना लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट होते हुए आज्ञा चक्र तक जाती हैं और जहां ये दोनों और सुषुम्ना तीनों का मिलन होता है। और सुषुम्ना नाड़ी जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट सीधी रहती है जो स्पाइन के बीचों बीच से जाती है। ये भी नाड़ी के ही बारे में है, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर कुंडलिनी जागरण को एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल एक्शन बोला गया है और यहाँ पर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल एक्शन होता कैसे है वो बताया गया है। सबसे ज्यादा जो इस विषय पर काम किया है वो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर रिलीजन एंड पैरासाइकोलॉजी के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर हिरोशी मोटोयामा। इन्होंने नाड़ी प्राण प्रवाह पथों, मतलब जहां से नाड़ियां में ऊर्जा बहती है वो, और चक्रों के पर बहुत काम किया है। और इन्होंने एक यंत्र का भी निर्माण किया है जिससे कि इस प्रवाह को हम मेजर कर सकते हैं और उसको उन्होंने नाम दिया है ASI या एपरेटस फॉर measuring the functional condition of meridian and their corresponding internal organs। तो ये शरीर की विद्युतीय तरंगों को नापने का यंत्र है और ये नाप सकता है कि जब मान लीजिए हम किसी एक मंत्र का जाप करते हैं तो ऊर्जा का कहाँ विकास हो रहा है और कहाँ पर नहीं हो रहा है। इसके अलावा इन्होंने डॉक्टर जो हिरोशी मोटोयामा है, इन्होंने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है वाटर मॉलिक्यूल पर। उसकी भी स्लाइड मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल पर इन्होंने काम किया है, तो इन्होंने अपने लंबे रिसर्च के बाद ये रिजल्ट निकाला है कि जब वाटर मॉलिक्यूल पर किसी तरह के इमोशंस को प्रोजेक्ट किया जाता है, जैसे कि आई लव यू या प्रेयर या फिर मान लीजिए आई किल यू, आई हेट यू, तो ये दोनों जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, पहले 2 सेंटेंस कैसे हैं? पॉजिटिव हैं और बाद के 2 नेगेटिव। तो जब इनको किसी वाटर मॉलिक्यूल पे बार बार प्रोजेक्ट किया जाता है तो उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जब हम पॉजिटिव
ये जो थॉट्स होते हैं इसको प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे आई लव यू या कोई प्रेयर, तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। और जब कोई भी नेगेटिव थॉट जैसे आई किल यू इस टाइप का करते हैं, तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही गंदा हो जाता है, अनसिस्टमैटिक हो जाता है। तो उन्होंने ये दावा किया है कि सिर्फ प्रेयर के थ्रू नाली का जो गंदा पानी होता है उसको भी हम आरओ के पानी के इक्विवेलेंट बना सकते हैं, सिर्फ इमोशन को प्रोजेक्ट करके। अ, 1 सेकंड होल्ड करिएगा, केवल 1 सेकंड। ओके। सो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट भी किया है, जो इनका वाटर मॉलिक्यूल पर फेमस तो अपना काम एक्सपेरिमेंट है। देखो, दूसरा करना, नहा लिया ना तू? प्लीज म्यूट कर ले माइक, जिनका भी अनम्यूट है प्लीज। तो इस तरह से इन्होंने इमोशंस पर काफी काम किया है। चीबा यूनिवर्सिटी जापान के मेडिकल स्कूल के डॉक्टर नागाहामा, इन्होंने भी ये जो प्राण प्रवाह पथ से कोई भी जो संवेदना, जो स्टिमुलेशंस गुजरते हैं, उनके टाइम ड्यूरेशन पर इन्होंने प्रैक्टिकल किए हैं। और उन्होंने ये माना कि चूंकि जो ये मूव करते हैं इम्पल्शन, ये बहुत धीमे हैं, और कई ऐसे भी संप्रेक्षण होते हैं या प्रोजेक्शन होते हैं जो हमको उससे कम समय में फील हो जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने इस प्रैक्टिकल से, ये एक्सपेरिमेंट से ये माना कि अगर इस टाइम ड्यूरेशन के पहले भी हमको कुछ इमोशंस या कुछ चीजें फील हो रही हैं, तो उसके लिए कोई और माध्यम होना चाहिए, और वो माध्यम इन्होंने नाड़ियों को या जो ऊर्जा के प्रवाह के चैनल है उनको माना। ये तो हम काफी अच्छे से कल पढ़ चुके थे। अब आते हैं ब्रेन पर। तो चूंकि कुंडलिनी जागरण मतलब क्या है कि जब कुंडलिनी जागरण होता है तो ब्रेन में जितना ग्रे मैटर होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ब्रेन में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होता है। तो जो ग्रे मैटर होता है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो ह्यूमन ब्रेन में केवल एक हिस्सा जो है वो एक्टिवेट है, और अगर इसको हम 100% में लें तो केवल 10% एक्टिवेट है। और वो भी 10% में यदि किसी का 4-5% एक्टिवेट है तो उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है, कि कंप्लीट 10 का 10 भी सभी का एक्टिवेट नहीं है। और बाकी जो 90 है वो कैसा है, सुषुप्त अवस्था में है या निष्क्रिय अवस्था में है। तो जितना ब्रेन का एक्टिव पार्ट है वहां पर ईड़ा और पिंगुला दोनों की जो पावर है वो प्रॉपर जाती है और उन हिस्सों को मिलती है। लेकिन जो बचे हुए पैसिव पार्ट हैं ब्रेन के या सुषुप्त हिस्से हैं, वहां केवल पिंगुला की शक्ति मिलती है, क्योंकि पिंगुला से उन्हें जीवन तो मिलता है, वो जीवित हैं, लेकिन वहां पर ईड़ा की शक्ति नहीं होती है, ईड़ा नाड़ी की। ईड़ा से चेतना मिलती है, और प्राण शक्ति, सोचने समझने की समर्थ के लिए, मसल्स को एक्टिव करने के लिए चेतना का मिलना बहुत जरूरी है। तो जो सुषुप्त हिस्से हैं ब्रेन के या निष्क्रिय हिस्से हैं, वहां पर प्राण शक्ति तो है लेकिन मनस शक्ति शक्ति नहीं है। तो जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो उन हिस्सों में ईड़ा की शक्ति भी मिलना चालू हो जाती है, या मनस शक्ति भी मिलना चालू हो जाती है, और ब्रेन के वो पार्ट भी एक्टिवेट होने लगते हैं। कुंडलिनी योग में जो जैसे 10 भागों में विभक्त माना है साइंस ने, लेकिन कुंडलिनी योग ने पूरे मस्तिष्क को 6 भागों में विभक्त माना है। और जो षट चक्र का हर एक चक्र उसके एक भाग से रिलेटेड होता है, और उसको यहाँ पिक्चर में बताने की कोशिश की गई है कि इस तरह से ये 6 पार्ट होते हैं, और हर एक एक पार्ट से एक एक चक्र, जैसे यहाँ से फर्स्ट में मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत,
विशुद्धि, आज्ञा और ये सहस्रार। तो जिस पार्ट से जो चक्र संबंधित होता है उस पार्ट की जो विशेषताएं होती हैं या जो फंक्शन होते हैं, तो जैसे जैसे मान लीजिए मूलाधार चक्र एक्टिवेट हुआ, तो वो ब्रेन के जिस पार्ट से रिलेटेड है वहां के फंक्शंस बढ़ जाएंगे, उस पार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये जो इसकी एक्टिविटी है ब्रेन की, जैसे जैसे चक्र जागते हैं वैसे वैसे उनकी एक्टिविटी बढ़ती जाती है। फिर कुंडलिनी जागरण क्या चीज है? तो इसमें बहुत सारी मान्यताएं हैं और ऐसा कहना है योगियों का कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जो लिक्विड होता है जिसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं या CSF कहते हैं, ये उस पूरे लिक्विड का जागरण होता है। और ये जो फ्लूइड होता है इसमें स्टिमुलेशन होता है और ये रीढ़ की हड्डी से पूरा ऊपर तक पहुंचता है और चेतना के स्तर को बदल देता है। और इसमें जो प्रोसीजर बताई जा रही है यही प्रक्रिया हमने समझी थी जब हम कपालभाति को समझ रहे थे कि कपालभाति में जो ये फ्लूइड होता है वो स्टिमुलेट होता है और कपाल को, ब्रेन को एक्सरसाइज देता है। एक और वैज्ञानिक हैं इजहाक बेंटोव। इनका जो कुंडलिनी जागरण का कारण है, तो इन्होंने क्या बताया कि ध्यान के दौरान नाड़ी तरंगों द्वारा मस्तिष्क के बाहरी हिस्से के इर्द गिर्द चक्कर लगाना, उनके अनुसार यह हृदय की धड़कन, श्वास एवं खोपड़ी के भीतर द्रव्य में पारस्परिक क्रियाकलाप के फलस्वरूप होने वाली लय पूर्वक दबाव युक्त तरंगों के कारण ही होता है। मतलब ये द्रव्य अगेन कौन सा है? प्लीज म्यूट कर लें, अनम्यूट है कौन? प्लीज चेक कर लें सभी, अब एक बार अपने माइक चेक कर लें, किसी एक का अनम्यूट है तो प्लीज उसे म्यूट कर लें। तो ये जो द्रव्य कौन सा है जो अभी हमने इसके पहले पिक्चर में देखा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, तो इसमें एक लय पूर्वक दबाव की स्थिति बनती है और जिसके कारण ब्रेन एक्टिवेट होने लगता है, ऐसा इजहाक का कहना है। फिर योग जो है वो अनुशासन का विज्ञान है। आधुनिक युग में व्याधि तथा चिंता से मुक्ति पाने के लिए अमूल्य निधि है और ऊर्जा के आंतरिक प्रभाव के बारे में जैसे जैसे हम अधिक जानते जाएंगे वैसे वैसे इन समस्याओं को अधिक सक्षम रूप से निपटाने में सक्षम हो सकते हैं। अब कुंडलिनी जागरण जब होता है तो उसमें एक विस्फोट होता है जो व्यक्ति के जीवन के स्तर को बदल देता है और उस अनुभव को एक्सप्लेन करना संभव नहीं होता है, वो सबके अपने अलग अनुभव होते हैं। और जब ये जागरण हो जाती है तो उस व्यक्ति की जो धारणाएं, अनुभव या अनुमान होते हैं वो पूरी तरह से उनमें भी बदलाव आ जाता है और उसे थोड़ा सा संतुलित होने में टाइम लगता है, लेकिन जब व्यक्ति पूरी स्थिति को समझकर और आगे बढ़ता जाता है बिना भय के, तो वो उच्च चेतना की अवस्था में पहुंच जाता है। कुंडलिनी जागरण का सबसे पहला अनुभव गुरु मध्य मतलब आज्ञा चक्र पर प्रकाश का अनुभव है और उसके बाद जब ये अनुभव होता है तो व्यक्ति की नींद और भूख घटती जाती है, कम होती जाती है और मन भी शांत होता जाता है। तो इसीलिए जो बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर की बुक्स हैं उसमें जब कुंडलिनी जागरण की बात आती है तो वो आज्ञा चक्र से ही शुरू करते हैं। उनका कहना रहता है कि सबसे पहले आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करें, फिर उसके बाद मूलाधार चक्र से एक्टिवेशन शुरू करते हैं। अतिमानस योगी श्री अरविंद ने कुंडलिनी जागरण के बारे में बोला है कि आत्मा की पूर्ण ऊर्जा भौतिक शरीर और जीवन में क्रियाशील नहीं है। मनस की गुण शक्तियां इसमें जागृत नहीं है। शारीरिक और तंत्रिकागत ऊर्जाओं का ही शासन है, पर ऐसा होने पर भी परम शक्ति भीतर है सुसुप्त। जब शरीर में, मतलब उन्होंने ये बोला कि जो
जीवन है, क्रियाशील है, ये तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जो हो सकती हैं, और उन शक्तियों का माध्यम ये जो भौतिक अस्तित्व है वो नहीं होगा, और जो इन शक्तियों का जागृत करने का माध्यम है वो हमारे ही अंदर कहीं वो परम शक्ति सुषुप्त अवस्था में है। जब शरीर में ऊर्ध्व और निम्न प्राण धाराओं का विभाजन लय को प्राप्त होता है, तब यह कुंडलिनी आघात से जागृत हो जाती है। मतलब इसकी ऊर्जा को हम मैनेज करके और रेगुलेट करके ही कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं। यह अपने कुंडल खोलती है और अग्नि स्वर्प के समान ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करती है, और जैसे जैसे ये एक एक चक्र को भेदती है, वैसे वैसे उस चक्र के जो लोटस होते हैं, कमल होते हैं, वो पूरा खुल जाते हैं और प्रकाशित हो जाते हैं। और जब इसका आरोहण पूरा होता है तो ये सहस्त्रार चक्र पर पहुंचती है, और जहां यह परम चेतना के साथ मिल जाती है और अपनी सर्वोच्च शाश्वत परम चेतना स्थिति को प्राप्त करती है। तो यहाँ आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि मूलाधार से जैसे ही ये शुरू होती है जागृत होना, तो एक एक चक्र ऐसा खिलता जाता है और ऊपर जाते जाते ये सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाती है। सामान्य मानव की जो चेतना होती है वो सुषुप्त अवस्था में होती है। मानव चेतना जब थोड़ी और आगे बढ़ती तो अर्ध सुषुप्त स्थिति में होती है, मतलब कभी कभी वो अचानक जागृत हो जाती है और कभी कभी सुषुप्त अवस्था में होती है, और इसे ही अचेतन मन की शक्ति कहा गया है। यहाँ पर एक और साइंटिस्ट का नाम दिया है, मैडम ब्लावत्स्की ने इसे कॉस्मिक इलेक्ट्रिसिटी या विश्वव्यापी विद्युत शक्ति बताया है। और जो कोई भी मनुष्य की व्याधियां होती हैं वो इसमें बदलाव या इसमें इनरेगुलराइजेशन होने से के कारण ही होती है। अब कुंडलिनी का जो आधार है वो स्थूल शरीर है, लेकिन ये कुंडलिनी होती है, ये किसी भी योगी के लिए परम चेतना से मिलने का प्रतीक है। तो ये चीज हम एक बार पढ़ चुके हैं कि इसमें जब ये कुंडलिनी का जागरण होता है तो अनुभव, तर्क, चिंतन, स्मृति, संदेह, ये सारे तत्व बदल जाते हैं, और मनुष्य के विकास का अंतिम चरण होता है कुंडलिनी शक्ति का सहस्त्रार पर पहुंचना। और जब ये सहस्त्रार पर पहुंचती है तो ये जागृत होकर उस मनुष्य के लिए मोक्ष द्वार को खोल देती है, और वो अवस्था में जीव शिव रूप हो जाता है, और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है, और यही मानव चेतना की पूर्ण विकसित अवस्था है। मानव चेतना इसके ऊपर नहीं जा सकती है। कुछ कुंडलिनी जागरण के उपाय बताए हैं। कुंडलिनी जागरण का जो एक उपाय तो यह है कि ये जन्मजात ही विकसित रहती है, और कई बार बच्चों में ये देखा कि जन्म से ही ये विकसित होती है। दूसरा, मंत्र चैंटिंग के द्वारा कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं। अलग अलग चक्रों के अलग अलग मंत्र हैं, और उनके द्वारा उन मंत्रों को चैंट करके कुंडलिनी को विकसित और ऊपर की ओर बढ़ाया जा सकता है। फिर तपश्चर्या, तो ये एक तीसरा उपाय है, और बहुत लंबी तपस्या करके मानसिक, भावनात्मक जितने भी अवांछित तत्व हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, इनको शरीर से निकाल कर और शरीर को शुद्ध करके, और ये तप के द्वारा भी जागृत की जा सकती है। फिर कुछ जड़ी बूटियां होती हैं जिनके कारण भी कुंडलिनी जागृत होती है, जिसमें प्रमुख जो उल्लेख आता है वो सोम रस का आता है, जो वेदों में भी इसका उल्लेख मिलता है। और ये जो सोम रस होता है, ये देवताओं के एक प्रमुख पान बताया है, जिससे उनकी आयु में भी वृद्धि नहीं होती है। और ये रस जो है वो कृष्ण पक्ष के विशिष्ट दिनों में एक लता से निकाला जाता है, और उसके बाद किसी मटके में रख के इसे भूमि के नीचे दबा दिया जाता है। पूर्णिमा तक इसको वैसा ही रखा जाता है, और पूर्णिमा के दिन इसे निकालकर छानकर पिया जाता है, जो कि सोम रस कहलाता है, और जिसका वेदों और शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, और भी ग्रंथों में, कई ग्रंथों में और कई धर्मों में इसका उल्लेख मिलता है।
इसके बाद अष्टांग योग या राजयोग, ये 5वीं विधि है कुंडली जागरण के लिए। इसको हम डिटेल में हठ योग के दौरान पढ़ेंगे। प्राणायाम की कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं कि प्राणायाम में भी जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो कुंडलिनी को जागृत कर पाने में सक्षम होता है। क्रिया योग एक प्रोसेस होती है और क्रिया योग एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है करने का, और उस पैटर्न को जब क्रिया योग को करते हैं तो ये कुंडलिनी जागरण में सहयोगी होता है। तांत्रिक दीक्षा या गुरु दीक्षा, तो कई बार गुरु के द्वारा भी टच करके कुंडलिनी को जागृत शिष्य की किया जाता है। शक्तिपात, गुरु अपने आज्ञा चक्र से जो अपने शिष्य होते हैं उसके चक्रों को एक्टिवेट करता है और कुंडलिनी को जागृत करता है। अब जागरण के इसके स्वरूप क्या होते हैं? तो जागरण के जो स्वरूप होते हैं वो 4 होते हैं। इसकी पहली सीढ़ी 3 होते हैं। इसकी पहली सीढ़ी होती है कि ईड़ा पिंगला पर नियंत्रण, जो कि नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा होता है, क्योंकि जब तक ईड़ा पिंगला पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक कुंडलिनी के वेग को, जो उसकी शक्ति है उसको सहने में ये ईड़ा पिंगला सक्षम नहीं होंगी। फिर चक्रों का जागरण, इसमें बहुत सारे आसन भी सहयोगी होते हैं, जैसे विशुद्धि चक्र के लिए सर्वांगासन, मत्स्य आसन अनाहत चक्र के लिए, भुजंगासन स्वादिष्ठान चक्र के लिए, और थर्ड होता है सुषुम्ना जागरण, जो कि क्रिया योग के द्वारा होता है। तो इस तरह से ये जो कुंडलिनी है इसको आज हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आप लोग के अब किसी के कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। दीदी असाइनमेंट तो मैम नहीं जैसे मिला आपने ना? बताया कि तब से कुंडली जागरण होती है, तो जैसे हमारे जैन दर्शन में भी ये कहा कि तब से निर्जरा चा, तब से कर्मों की निर्जरा होती है, तो क्या ये दोनों एक्सपेक्ट सेम ही कहलाएंगे? हाँ, सारी चीजें जुड़ी हैं, क्योंकि आपकी जो मानसिक डिटॉक्स होना है आपको, वो तो कर्म के निर्जरा हुए बिना हो ही नहीं सकता है ना। क्योंकि आप कितना भी अपने आप को अच्छा बना लेंगे, यदि आपका कर्म फल आड़े आएगा तो उस समय आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। तो उसको सही करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए कर्म निर्जरा बहुत जरूरी है। तो सारी चीजें सिर्फ एक ही चीज पे काम करती है कि चेतना को एनी हाउ ऊपर उठाना। उसके रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। जो हमारी चेतना एक मानवीय चेतना की स्थिति में है उसको देव चेतना तक ऊपर उठा के, मतलब मूलाधार से उठा के सहस्त्रार पर मिलाना। चलिए, और कोई है क्वेश्चन? मैम ये कुंडलिनी जागरण जो है आपने जो डिटेल में कराया है, क्या ये सेकेंड ईयर में मतलब इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है ना? देखिए, अगर मूलाधार चक्र पर आता तो चूंकि ये मूलाधार चक्र से रिलेट होता है ना, तो आपको उससे कोरिलेट करना पड़ेगा। सेकंड, कुंडलिनी जागरण कुछ जो साइकिक प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड होता है, खासकर सीजोफ्रेनिया, है ना। सीजोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं उनमें कई बार क्या होता है कि वो अनियंत्रित जागृत हो जाती है, उन्हें भी नहीं मालूम होता है, और वो अनियंत्रित जागृत होने के कारण वो उसको सह नहीं पाते हैं, और उनके जो एक्शन होते हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, या ब्रेन में सोच होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो थोड़ा सा आपको इतना डिटेल में तो नहीं करना पड़ेगा जितना समझाया है, बट एक आपको बेस मालूम होना चाहिए। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। और कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, रितु जी बोले। जय हिंद मैम। जय जी ने। मैम वैसे तो ये बहुत मुश्किल है, पॉसिबल आसानी से नहीं है, बट अगर किसी का हो रहा है कुंडली जागरण तो हमें कैसे पता चलेगा? उसमें आए ना कि हर चीज चेंज हो जाएगी, वो शांत रहने लगेगा, उसका व्यवहार बदल जाएगा, उसके जो डिसीजन लेने के तरीके हैं वो बदल जाएंगे, उसके जो
रिएक्शंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो उसके एटीट्यूड से आपको समझ में आ जाए। ओके मैम, मैम एक चीज और मैम बताई आपने थी बताया आपने ना इसमें कि भूख भी कम लगेगी, साथ में तो भूख कम खाने लगती की। है। एक मिनट, रितु जी का खत्म हो जाने दीजिए, फिर हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। रितु जी कंटिन्यू करें। हाँ, जैसे उसकी भूख की इच्छा, मतलब खाने की इच्छा कम हो जाएगी, तो ये सब चीजें मतलब अपने आप ही पता चलता जाएगा उसे कि भाई खाना कम होता जा रहा है उसका या क्या है। क्योंकि लोग तो इस बार ये सोचेंगे ना कि अगर खाने की इच्छा कम हो रही है तो शायद कोई बीमार हो गया ये, या कोई और प्रॉब्लम हो गई। हम लोग के दिमाग में, माइंड में यही सेट होता है ना, खाना अगर कोई भी कम खा रहा है तो मीन्स कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई। देखिए, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि इसीलिए बोला गया है कि जो कुंडलिनी जागरण है वो किसी गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए, क्योंकि वो डिफरेंस गुरु ही पता कर सकता है, या जो बहुत अनुभवी व्यक्ति है ना। और फिर कई बार ऐसा होता ना कि जैसे ठीक है, उसने खाना पीना कम कर दिया, हमने उसके पूरे टेस्ट कराए, सब नॉर्मल है, किसी में भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो तब हम एक कारण ये मान सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। मैम बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड टॉपिक है। मतलब मैं कैमरा नहीं ओपन कर पा रही, थोड़ा सा काम कर रही हूँ, बट मैं एक सेकंड नहीं छोड़ रही, फोन को अपने पास ही चिपका के रखे पड़ी हूँ हर जगह। थैंक यू सो मच। चलिए संगीता जी। यस मैम, मेरे को ये पूछना था मैम, सिजोफ्रेनिया में जैसे आपने बोला कि ये हमारी कुंडलिनी शक्ति जो है ये अनियंत्रित रूप में विकसित हो सकती है, तो इसके लिए हम मतलब किस तरह की योग थेरेपी करेंगे मैम? अगर एक्चुअली बाई देखिए, चांस। ये जो सीजोफ्रेनिया लेबल है ना, ये यस। थोड़ा सा हाई है ना। ओके। तो बेटर है कि जो हम ऐसे कोई गुरु के पास जाएं कि जो इन चीजों को बहुत समझता है। वो ऐसा होता ना कि जैसे फीवर है, नॉर्मल वायरल फीवर है, तो हम आसपास के किसी भी डॉक्टर से मिल लेते हैं। बट अब कोई मान लीजिए लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, तो हम किसी स्पेशलिस्ट, तो वैसा ही इसमें है। तो उसमें हमारा इसलिए रोल ज्यादा नहीं होता है क्योंकि हमको अभी उतनी समझ नहीं है। तब ये कोशिश करना चाहिए कि जो इसमें एक्सपर्ट है उसके पास में जाए। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। कीर्ति जी। कीर्ति जी। कीर्ति जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आराम से ट्राई कर लीजिए, खोल के, है ना, अनम्यूट करके ट्राई कर लीजिए आप। तब तक आरती जी आप पूछ लीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। जैसे आजकल मार्केट में ये इसका भी बड़ा ट्रेंड है कि कुंडली जागरण कराएं, इतने दिन में कराएं, ये कराएं, जो भी है। अभी मेरी नॉलेज में एक दो बच्चे ऐसे आए थे जो IITians थे, बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन उनको पता नहीं क्या इस गए तो मेंटल बैलेंस उनका खो गया। आज उनको दवाइयाँ दे दे के सुलाना पड़ता है, उनका इतना बुरा हाल हो चुका है, वो किसी लायक, घर के लायक भी नहीं रहे वो बच्चे। तो यही चीज सही बोल रहे हैं आप। एक्चुअली हमेशा जो वो होता ना, बोलते कि आधा ज्ञान या कम ज्ञान। अभी क्या हो रहा है कि इन सबको बढ़ावा देने के लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूंगी कि आप मेरे पास योग करने आ रहे हैं, मैं आपका कोई वेट कम नहीं करूंगी, मेरा कोई टारगेट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आप फिट होंगे। और वही दूसरा बोल रहा है कि भाई हम तो 1 महीने में आपका 10 kg लॉस कर देंगे, तो जनरली वो सेकंड वाले को हम चूज करते हैं। जबकि सडनली वेट लॉस करने में आपके जो मसल्स हैं, आपके जो लिगामेंट्स हैं, वो कितने डैमेज होते हैं, ये हमको पता चलता है 2 साल बाद। उस समय तो बड़ा अच्छा लगता है कि 1 महीने में 10 kg रिड्यूस कर लिया, है ना। लेकिन उसके जो इफेक्ट आते हैं वो आते हैं 2 साल बाद, 3 साल बाद। तो ये इन चीजों को हम ही प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे जब हमने योग करना शुरू किया तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ये इतने पैसे लेता, ये इतने पैसे लेता। हम ये क्यों नहीं कैलकुलेट करते हैं कि इसके पास इतना नॉलेज है, इसके पास इतना नॉलेज है।
और 100% देखिए, आप अपने पड़ोस के किसी डॉक्टर के पास जाएंगे जिसने डिस्पेंसरी खोल के रखी, हो सकता है उसकी फीस 200 रुपए हो। थोड़े और हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो 500 हो। और आप थोड़ा मेट्रोज में फिर किसी जो स्पेशलिस्ट होता है उसके पास जाएंगे तो उसकी हो सकता है 1000 हो। तो वो तो जहां जिसका नॉलेज होगा उतने चार्जेस बढ़ेंगे ही, लेकिन हम वहां पर नॉलेज से ना तौल के, हम व्यक्ति को उसके ज्ञान से हमें तौलना चाहिए ना। हम अमाउंट से तौलते हैं। जैसे देखिए, जब मेरे पास क्लास लेने के लिए या करने के लिए लोग आते हैं तो वो अधिकांश के, अरे मैं तो 5 साल से करती हूँ तो वो तो मैं सब कर लूंगी, मुझे सब बनता है। ज्यादातर लोगों का तो फिर क्यों आए मेरे पास, है ना। तो ये जो एक ट्रेंड है, ये हम ही ने बढ़ाया है। ठीक है, हम जिम में जाके अचानक से 5 केजी वजन उठाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी फ्रेंड भी जा रही है, वो तो 5 केजी कर रही। अब वो बात अलग है कि वो पिछले 5 साल से कर रही है ना। आपने वो चीज कैलकुलेट नहीं की कि वो 5 साल से कर रही है, शुरू में उसने 1 उठाया था, फिर 2 उठाया था। नहीं, वो कर रही है मेरे एज की, मैं भी कर सकती हूँ। मैंने डायरेक्ट 5 कर दिया। आपके जॉइंट्स तो जो मान लीजिए 10 साल में खराब होने थे, वो 5 साल में खराब होंगे ही, श्योर है ना। तो कोई भी चीज का जो इम्पैक्ट होता है वो तुरंत नहीं पता चलता है। और योग में आप हमेशा मान के चलिए कि योग के पास कोई मैजिक की छड़ी नहीं है, ऐसी जादुई छड़ी नहीं कि वो घुमाए ठीक कर दे। योग, आयुर्वेद, ये सारी चीजें स्लो मोशन की हैं। और ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि आप अपनी पूरी दिनचर्या में ही उसको ढाल लें। ऐसा नहीं कि इंस्टेंट हमने किया, 1 महीने कुछ कुछ चेंज हो गया, अब बंद कर दिया। तो पहले हम अपने प्रोस्पेक्ट को बदलें, फिर उसके बाद हम इन चीजों को देखें। तो क्या होता है कि जब हम में शक्ति नहीं है और हम गए, तो अब चूंकि सामने वाले को तो अपना प्रमोशन चाहिए है, वो तो कॉमर्शियल है। तो वो देखेगा कि अरे, वो जैसे एक होता है ना कि एक सिंपल डॉक्टर होता है, तो उसने पेन किलर नहीं दी, बोले 8 दिन तक भले ही दर्द सहन करो लेकिन धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि पेन किलर आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। वही एक दूसरे डॉक्टर ने पेन किलर तुरंत से शुरू कर दी और बोले 8 दिन तक ये खाना, 8 दिन बाद ठीक हो जाएगा। तो वो तो नहीं भी खाते तो भी 8 दिन बाद ठीक होता। बाकी वो 8 दिन में जो उस पेन किलर ने आपकी बॉडी को डैमेज किया, वो आपको कब पता चलेगा? 8 साल बाद। तो जब तक हम अवेयर नहीं होंगे तब तक ये चीजें होती रहेंगी। तो उसका कारण यही होता है कि भाई उसकी स्टेमिना ही इतनी नहीं थी और अचानक से आपने उसको बहुत पावर दे दिया। तो वो तो अनबैलेंस होंगी ना चीजें। तो बस यही रीजन होते हैं। हर्षा जी। मैम, यदि कोई कुंडली जागरण नहीं भी करता है तो, और उसके जैसे आपने मतलब इस पे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ऐसा स्वयं से भी हो सकता है कि मतलब कोई उस चीज में नहीं जा रहा है तब भी उसकी कुंडली जागरण हो सकती है? बिल्कुल हो सकती, क्योंकि जैसे जैसे कॉन्शियस ऊपर बढ़ेगी तो वो स्वयं जागृत होगी। लेकिन जब स्वयं जागृत होगी तो वो बॉडी को ऑटोमेटिक उतनी समर्थफुल बनाती जाएगी, उतनी स्ट्रेंथ देती जाएगी। जैसे देखो, जब हम धार्मिक उसमें जाते हैं, ठीक है, जो हम तप करते हैं या जो हम कोई चीज त्याग करते हैं या प्रतिमा लेते हैं, ये सभी तप है एक तरह से, है ना। तो वो तप में जब एक एक स्टेप हम ऊपर उठते हैं तब भी तो हमारी शक्ति जागृत होती है ना। अब वो भी तो एक तरह से कुंडलिनी शक्ति ही है, लेकिन वो हमारी बॉडी को भी वैसे मैनेज करती जाती है। और हर धर्म में देखिए, आप कभी भी जैन धर्म में भी जाएंगे तो आपको ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि 5 प्रतिमा ले लो। आपको एक से ही शुरू करेगा, पहले एक फिर 2, स्टेप वाइज ही हर धर्म में बढ़ते हैं, कोई भी धर्म। तो वो उसका रीजन इतना ही है कि धीरे धीरे उसकी समर्थ बढ़ाते जाते हैं, तो ऑटोमेटिक फिजिकल मेंटल दोनों लेवल पे समर्थ बढ़ती है। और फिर जो जागरण है वो होगा भी, तो वो चूंकि नियंत्रित हो रहा है तो वो आपके लिए वरदान जैसा होगा, साधक के लिए, है ना। मेघना जी। जय जितेंद्र मैम। जय हाँ, जिनेंद्र। गुड आफ्टरनून।
मेरा एक क्वेश्चन था कि जिस हिसाब से कुंडलिनी का जागरण का हमने चैप्टर पढ़ा, उस हिसाब से जितने भी मुनि महाराज हैं जो इतनी तप और तपस्या करते हैं, तो उनका तो ये पावर जरूर से जागृत हो ही जाता होगा। सही बोल रहे हैं। एंड और दूसरा एक क्वेश्चन है कि क्या, जैसे आपने इसमें बताया कि तांत्रिक शिक्षा के द्वारा भी ये होता है, तो कैन somebody else also harm us in with we not knowing anything that this is happening to us? उसका मिसयूज कर सकता है कि भाई उसमें ये सब करा दो, उसको डिस्टर्ब कर दो। लाइक समवन समटाइम्स आप देखते हैं बहुत इंटेलिजेंट होता है एंड पर्सन इज वेरी गुड एट लॉट ऑफ थिंग्स, एंड वो कभी कभी फिर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, सो कैन दिस बी यूज्ड इन दैट सेंस आल्सो? एक्चुअली होता क्या है कि अगर कॉन्शियसनेस बीच में रुक गई है, ठीक है, जैसे अभी हम शुरू में बात कर रहे थे कि अष्ट सिद्धियां आती हैं, वहां रुक गई है, अब वो आगे ही नहीं बढ़ रही, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड जाएगी, है ना। लेकिन जिनकी कॉन्शियसनेस आगे बढ़ती जाती है, जैसे अगर हम जैन साधु की बात करें, चूंकि बाकी भी होंगे लेकिन मैं यहाँ जैन साधुओं को ले रही, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा कि जिसकी कुंडलिनी जागृत ना हो, ठीक है। Exactly, लेकिन हाँ। उनकी समझ का स्तर भी, चेतना का स्तर भी उतना अधिक ऊंचा हो गया है कि वो कभी भी उसको मिसयूज नहीं करेंगे, है ना। जैसे सपोज हम वो होता ना, एक बंदर के हाथ में मोती की माला दे देना और आपको देना रियल मोती, तो दोनों में फर्क होगा ना। तो जहां भी नॉलेज और कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है, तो उसका फिर वो मिसयूज नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी ही खत्म हो जाती है ना, तभी तो वो आगे बढ़ पाए। जहां नेगेटिविटी Right, रहेगी right. तो वो कुंडलिनी आगे बढ़ेगी ही नहीं। और अगर बढ़ेगी तो अनियंत्रित बढ़ेगी, तो वो पूरा डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगी। एनी हाउ, मान लीजिए उसने किसी भी, जैसे कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं, उनसे या जैसे भी करके उसने कर भी ली, तो 100% वो हमने बीच में इसमें पढ़ा ना कि वो काली का रूप मतलब अनियंत्रित रहेगी, तो उसको खुद नहीं पता चलेगा कि मैं क्या करूं और क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ठीक है। और वो मिसयूज का, कैन somebody misuse, कोई दूसरा हमारे unknowingly without we knowing, नहीं, can देखिए, something? ये जो तांत्रिक दीक्षा है या शक्तिपात है, ये गुरु शिष्य परंपरा में ही किया जाता है, ठीक है। तो गुरु शिष्य को तभी करेगा जब वो उसको उस स्तर पर आया हुआ महसूस कर लेगा। अगर शिष्य का स्तर उसके अकॉर्डिंग यहाँ तक नहीं है, उच्च नहीं है, तो वो उसको ये वाली दीक्षा या शक्तिपात करेगा ही नहीं। और अगर उसका स्तर उच्च हो गया है, तो बहुत कम चांसेस बनते हैं कि फिर वो उसको मिसयूज करे, है ना। और ये जो पावर होते हैं ना, इनके साथ कैसा कि यदि आप नेगेटिव, मिसयूज मतलब नेगेटिव साइड जाना, ठीक है। Right, right. तो जब आप नेगेटिव साइड जाते हैं ना, तो आपके अंदर की नेगेटिविटी बढ़ती है, तो ये पावर ऑटोमेटिक डाउन होते जाते हैं। ये एक नेचुरल लॉ है। तो ये डाउन होंगे मतलब आप, ठीक है, एक लिमिट तक कर पाएंगे, उसके बाद तो ये पावर भी खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। Okay, thank you. चलिए संगीता जी। मैम एक चीज पूछनी थी, जो हमने पोस्टर बनाए हैं तो उसको हमें प्रिंट करा के अपने साथ लेके जाना है क्या? हाँ, यदि और आप किस आ रहे प्राइस हैं में? तो जरूर प्रिंट करा के लेके आइए। ओके मैम, तो किस साइज में मैम लेके आना है हमें? कैरी आराम से हो जाए। जो पोस्टर साइज होती है ना, उसका ओके एग्जैक्ट क्या A0 होता है ना, क्या कुछ ऐसा एक पर्टिकुलर टर्म है, शायद ओके उसमें लिखा भी है, आप पढ़िएगा, जो फ्लायर है ना उसमें ओके मैम, लिखा हुआ है। एक बार आप पढ़िएगा, नहीं होगा तो फिर मुझे आप पर्सनल पे बता दीजिएगा कि नहीं पता चला, तो मैं देख के कर। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। आरती जी, ये लास्ट क्वेश्चन ना। ठीक है। तो मैम, ये जो चैनल टू मैसेज वाले लोग होते हैं, मतलब मैंने इन 2-3 साल में बहुत कुछ देखा है इधर उधर। तो जैसे जो चैनल मैसेज वाले होते हैं, तो इनका भी क्या सहस्त्रार एक्टिवेट हो चुका होता है या इनकी कुंडली पूरी जागृत हो चुकी होती है? इसका मतलब पीछे लॉजिक क्या है? ये जो चैनल मैसेज होता है, ये एक्चुअली आज्ञा चक्र के कारण होता है।
है ना। जो आज्ञा चक्र है उसको आप ऐसा मानिए कि जैसे हमारे घर में एक टेलीविजन स्क्रीन होती ना, यदि आपको उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करते बनती है तो आप उसमें दुनिया का कोई भी चीज पिक्चर देख सकती हैं, ठीक है। और यदि आपको फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करते बनती है तो वो एक खाली स्क्रीन है, ब्लैक ब्लैक ही होती है हमेशा टेलीविजन की स्क्रीन, ठीक है। अब वो फ्रीक्वेंसी भी आपके रूम में हर समय मौजूद है। ऐसा नहीं होगा कि भाई 11 बजे से 12 बजे तक ये दूरदर्शन की फ्रीक्वेंसी मिलती है तो फिर 12 से 1 जी टीवी की मिलती है, ऐसा नहीं होता। जितने भी ओटीटी हैं या जो भी, सबकी फ्रीक्वेंसी आपके रूम में हमेशा है, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही आपका आज्ञा चक्र है कि आपकी जो आज्ञा चक्र है, जब आप एकदम स्टार्ट में आंखें बंद करती हो तो आपको एक ब्लैक स्क्रीन दिखती है। जब आपको बोलते हैं कि आज्ञा चक्र पर आप फोकस करो तो आपको एक ब्लैक स्क्रीन दिखती है और आपको लगता है किसी अंधेरे बंद कमरे में बंद कर दिया है, जल्दी से आंखें खोलें और भागें, ठीक है। लेकिन जब आप आपके आसपास की फ्रीक्वेंसी से उसको ट्यून करती हैं आज्ञा चक्र को, तो वो स्क्रीन विजिबल हो जाती है। और जिस फ्रीक्वेंसी पर आप ट्यून करती हैं तो वहां से वो चैनलाइज होके जो दूर दृष्टि या दूर श्रव्य, ये सारी जो सीधियां होती हैं वो शुरू हो जाती तो मैम ये आत्मा की ही पावर्स होती हैं या ये एक्सटर्नल होती हैं? ये हर व्यक्ति में है और सबके अंदर है ये पावर। क्योंकि आत्मा भगवान ने ऐसी नहीं बनाई कि चलो इसको 10% पावर दिया, इसको 20 दिया। उन्होंने तो सबको 100% दे दिया है, ठीक है। जितना भी दिया सबको एक सा दिया है। लेकिन ये जो विविधताएं हैं, ये क्यों है कि उस आत्मा पे जो उसके कर्मों के आवरण हैं, उसकी सोच के आवरण हैं, उसके जो मन का आवरण है, उन सब के कारण, जैसे आपके पास एक टेलीविजन है, एक व्यक्ति ने उस पे एक नेट का कवर डाल दिया, चालू किया तो दिख रहा, धुंधला दिख रहा। अब एक ने और मोटा कवर डाल दिया तो वो चालू तो है लेकिन वो दिख नहीं रहा। तो जब तक वो कवर नहीं हटाएंगे, तो ये जो कवरिंग का काम करते हैं ना, ये हम करते हैं। मतलब हमसे मतलब हमारे जो कार्मिक अकाउंट होते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं, उन चीजों से ये क्रिएट होता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम वो स्क्रीन क्लीन रखें या हम उसको बहुत सारे मोटे कपड़े से ढक लें या पतले कपड़े से ढक लें या उनको रिमूव कर लें, वो सब हमारे ऊपर है। और वो सारी शक्तियां भी हर व्यक्ति में है। ठीक है, थैंक यू मैम। चलिए, आई मैम थिंक मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, इससे रिलेटेड नहीं है। मैम अमेजोन पे हटियो की बुक देखी तो वो इंग्लिश वर्जन आ रहा है, हिंदी में नहीं आ रही है। अगर किसी ने खरीदी हो कवर पेज उस हिंदी वाली बुक का, अगर किसी ने मंगाया हो अमेजोन के थ्रू तो प्लीज सेंड कर देना ग्रुप पर, क्योंकि हिंदी बुक कहीं भी नहीं मिल रही है हटियो की। कहाँ की है वो हठयोग की जो इंग्लिश बुक का मैम वर्जन? इंग्लिश वाला तो आ रहा है अमेजोन पर। नहीं, कहाँ किस पब्लिकेशन का है? मैम जो आपने भेजा था ना वही मुक्ति बोध करके कुछ, जो भी आपने बताया था सेम वही है, अच्छा अच्छा। लेकिन उसका तो हिंदी नहीं आ रहा है। हिंदी में और काफी आ रही हैं बट वो वाली नहीं आ रही जो उसमें आपने बताई। देखिए, यदि हिंदी में जो आ रही है ना, उसमें यदि बिहार योग पब्लिकेशन की हैं, ईशा फाउंडेशन की हैं, मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा की हैं, एस व्यासा की हैं, स्वामी विवेकानंद, यदि इनकी हैं तो आप ले सकती हैं जी हिंदी वाली, क्योंकि ये रेनॉल्ड इंस्टीट्यूट है ना। जी तो इनकी भी यदि हैं तो आप ले सकती हैं आराम से। तो एक बार चेक कर लें उसको, ठीक है। थैंक यू मैम। और क्लासेस अब मुझे शायद 2-3 दिन के लिए पोस्टपोन करनी पड़ेंगी, क्योंकि थोड़ा सा इसका सेमिनार का कुछ काम है जो करना है। और चूंकि मेरी क्या होती है कि मैं 4 बजे क्लासेस से फ्री होती तो उसके बाद मेरी कैपेसिटी खत्म हो जाती है काम करने की। तो हम मंडे से मिलेंगे, नेक्स्ट मंडे से, ठीक है, सेम समय पर। ओके, तब तक आप इसको पूरा पढ़िए। ओके, थैंक यू मैम। मैम नेक्स्ट मंडे मतलब कि सेमिनार